जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में जानते हैं कि 5 वंश हुआ करता है। और कौन कौन? तो एक गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सॉरी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 5 वंश हुआ करता है। कौन कौन? तो सुन लीजिए फिर से। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, है ना। और खिलजी के बाद होता है तुगलक। तुगलक के बाद सैयद। सैयद के बाद लोधी वंश। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत लिखा गया है, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत में जानते हैं कि 1206 से लेकर 1500, जब तक बाबर के आगमन नहीं हो जाता है, 1526 तक का सिलसिला चलेगा, है ना। यही दिल्ली सल्तनत में हम लोग आज पहला वंश के बारे में बात करेंगे, जिस वंश का नाम है बहादुर लोग गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। क्या नाम है? तो गुलाम वंश। इस वंश का पहला एक वंश, इस सल्तनत का एक पहला वंश है गुलाम वंश। ये गुलाम वंश का सिलसिला होता है तो 1206 से लेकर 1290 तक ला। कहाँ तक ला? 1290 तक ला। आप बोल सकते हैं इस वंश का संस्थापक के बारे में, या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक है। और इसका समय काल कब से कब बंदा रहता है? तो 1206 से लेकर 1210 से तक रहता है, ज्यादा दिन नहीं रहता है, लगभग 4 साल। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे गौरी। गौरी के पढ़े थे। गौरी बहुत से सम्राट के जीते हुए, और लास्ट में हम बोले कि 1206 में उसको मृत्यु हो जाता है, गौरी को। तो गौरी का मृत्यु जो बात करेंगे ना, तो गजनवी का एक जिला है। जिला का नाम है झेलम जिला। झेलम, झेलमा कहीं कहीं लिखने में मिलेगा, झेलम जिला। झेलम नदी नहीं बोल रहे हैं, झेलम जिला में इसको मृत्यु हुआ था, है ना। और 1206 में इसी का गौरी का ही गुलाम हुआ करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो दिल्ली वाले साम्राज्य में एक सल्तनत की स्थापना करता है, जिसमें जिसमें गुलाम वंश का भी इसको स्थापना माना जाता है। ये जो ऐबक जो है सो गुलाम वंश का स्थापना क्यों करता है? इस वंश का गुलाम वंश क्यों रखा? क्योंकि गौरी का एक गुलाम हुआ करता है। ऐबक खुद गौरी का गुलाम था। ऐबक खुद क्या था? गौरी के गुलाम था, है ना। तो आइए हम लोग ऐबक के बारे में समझते हैं कि ऐबक का जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है ना। तो जानकारी के बारे में बात करेंगे कि ऐबक का जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। तो जानकारी, है ना, जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है कि गुलाम वंश का शासक था। तो तबकात ए नासिरी ग्रंथ जो है फारसी भाषा में लिखा गया था, मिनहाज ए सिराज के द्वारा, उसमें इसका जानकारी मिलता है। कहाँ से मिलता है? तबकात ए तबकात ए नासरी, या तबकात ए नासिर। तबकात ए नासिर, नासिर लिखा गया है, थोड़ा साफ लिखा है। हम इस पर थोड़ा डिस्प्ले पे लिखने पर पेन जो है छलकता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे लिखा जाता है। तो नासरी, है ना, नासरी। भाई फारसी भाषा में था। कौन सा भाषा में था? फारसी भाषा में था। फारसी भाषा में था बहादुर लोग, ठीक ना। इसका लेखक कौन है? लेखक तो, या रचना बोलते हैं, रचना। रचना से कौन किया था? तो लिख लीजिए, मिनहाज। मिनहाज, मिनहाज ए सिराज।
मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज। इस ग्रंथ से पता चलता है बहादुर लोग, इस ग्रंथ से पता चलता है कि गौरी का एक गुलाम हुआ करता है ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना किया था, है ना। अपने खुद रहता है लगभग 4 साल, देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक रहा है। तो 1206 से लेकर 1200 कहाँ तक रहा है, 10 तक रहा है ना। 4 साल रहता है, लेकिन एक वंश का स्थापना कर दिया। एक और ग्रंथ है जिससे ये भी जानकारी होता है कि गौरी का गुलाम ऐबक जो है से सल्तनत का स्थापना करता है। देखिए, ऐबक के द्वारा आप गुलाम वंश के बोलिए या सल्तनत को बोलिए, दोनों को ही स्थापना किया गया है। एक और ग्रंथ है बहादुर लोग, उस ग्रंथ के बारे में भी लिख लीजिए। एक और ग्रंथ, एक और ग्रंथ से जानकारी मिलता है। कौन था? तो ताज उल नासिर, ताज उल नासिर, ताज उल नासिर, ठीक है। ताज उल नासिर, इसका रचना कौन किया था? रचना करने का मतलब समझ में आता है ना, मैं इसका लिखा कौन था? ये ग्रंथ है, ये भी आपको अलग भाषा में, ये भी फारसी भाषा में था। इसका रचना कौन कर रहा है? तो हसन, हसन निजामी, निजामी, हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था। ये दोनों ग्रंथ से हमको यह जानकारी प्राप्त होते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। यह गौरी के गुलाम से पहले, अगले टॉपिक में, जो ऐबक है, ऐबक, ऐबक, ऐबक का मतलब पहले समझ में आना चाहिए। ऐबक का मतलब क्या होता है? तो बोला जाता है ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता। क्या बोला जाता है? चंद्रमा का, चंद्रमा का, चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। कोई दिक्कत? ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। यही ऐबक के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐबक जो है से गौरी के गुलाम बनने से पहले यह निसारपुर के काजी था। यह निसारपुर के शासक के ही यहाँ काम किया करता था। यह जो था, तो मैंने गौरी के गुलाम बनने से पहले ऐबक किसी और का काम करता था, है ना। कहाँ काम करता था? तो निसारपुर अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। निसार, निसारपुर, है ना। फिर निसारपुर कहाँ था बहादुर लोग? तो निसारपुर अफगानिस्तान में हुआ करता है, अफगानिस्तान में। समझ में आ गया? निसारपुर कहाँ था? अफगानिस्तान में। और वहाँ एक गाजी का पद इसको मिलता है, गाजी का पद मिलता है, वहां पे ही रहता है। और निसारपुर के शासक के बारे में बात करते हैं, तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीम कुकी के यहाँ काम करता था। किसके घर? तो फखरुद्दीन, लिख लो बहादुर ठीक से, फखरुद्दीन अब्दुल अजीम कुकी, अजीम कुकी, अजीम कुकी, अजीम कुकी, अजीम कुकी, है ना। फखरुद्दीन अबुल अजीम कुकी के यहाँ क्या करता था? ये काम करता था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? ये ऐबक जो है, ऐबक, ऐबक जो है अपने गद्दी पर 25 जून 1206 में बैठता है। कब बैठता है बहादुर लोग? 1206 में गद्दी प्राप्त किया, गद्दी प्राप्त किया, गद्दी प्राप्त किया, गद्दी का क्या प्राप्त किया? कोई दिक्कत? गद्दी प्राप्त किया। ये ऐबक का क्या क्या उपाधि था? उपाधि के बारे में हम लोग देखते हैं। उपाधि, ऐबक का उपाधि, ऐबक का जो उपाधि है, क्या क्या उपाधि है, ये सब सवाल बहुत पूछे जाते हैं, है ना, कि इसका पास क्या क्या उपाधि था। तो पहला उपाधि था लाक्ष भक्स। थोड़ा सा डिस्प्ले पर थोड़ा कलम चलाना आसान नहीं पड़ता है। आप लोग ऐसा ना लगता है कि हमको राइटिंग खराब है? लाख वक्स, लाख वक्स, लाख वक्स, वह अदक का है, लाख वक्स, ठीक है। या पिल वक्स, पिल वक्स, या पिल वक्स, आधा ईसा है, पिल वक्स।
या काम बख्श, काम काम बख्श, है ना, या हतीम द्वितीय, या कची हतीम सेकेंड उपाधि था, या मलिक, मलिक, या जो रेड्स लिख रहे बहुत फेमस है, या सिपह सलार, सिपह सलार, ये बहुत फेमस था, ये बहुत फेमस था, ये बहुत फेमस था, ये दोनों जो घेरा मार रहा है रेड्स है ना, ये बहुत फेमस है ना। कुरान खा के भी नाम जाना जाता था, कुरान खा, कुरान खा के भी नाम जाना जाता था। ये सब बहुत सा उपाधि इसका था। ये दो जो हाईलाइट किए है, ये बहुते बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि सिपहा, सिपहा सलार को उपाधि कौन धारण किया था, तो ऐबक किया था। लाक्स बक्स कौन सा उपाधि धारण किया था, पील बक्स। और पील बक्स कहने का मतलब ना, कि पील बक्स में पील हाथी को बहुत दान किया था, ये हाथी को दान करता था, हाथी को बहुत दान किया था। ये लाक्स बक्स है कि मान लीजिए कि आप सेना है, चाहे आप उसके क्षेत्र में रहते हैं, आप उससे पैसा मांगने के थोड़ा बहुत कर्जा, तो थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में दे देता था कि चाओ। जैसे मान लीजिए कि आपका बेटे की शादी करना है, या कुछ भी करना है ऐसा काम कि जिससे आपको मान सम्मान बढ़े, तो उसमें ये बेचारा मदद करता था, जिसकी वजह से लाख बक्स बोला गया। पील हाथियों के दान करने से पील बक्स हो गया, काम में छूट देने की वजह से काम बख्श कर गया। ये सब अलग अलग उपाधि दिया गया था। कुरान का अच्छा खासा ज्ञानी था, तो कुरान खा का नाम जाना गया, है ना। भारत में अगर सवाल पूछा है कि भारत में तुर्क साम्राज्य को रखने वाला यह प्रथम शासक था, तो पॉइंट बना के लिख लीजिए, नोट बना के बहादुर लोग, नोट बना के लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे बहादुर लोग, लिखेंगे नोट बनाकर, कि भारत में तुर्क साम्राज्य को, भारत में तुर्क, तुर्क साम्राज्य को स्थापित, स्थापित करने वाला, स्थापित करने वाला प्रथम शासक क्या था, तो प्रथम, प्रथम शासक था, प्रथम शासक था, हाँ प्रथम शासक था, कोई दिक्कत। ऐबक ने जब गुलाम वंश का स्थापना करता है, तो ऐबक ने राजधानी बनाता है लाहौर को। कहाँ बनाता है, ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाता है, लाहौर के। अगले पॉइंट के देखिए, जैसे गुलाम वंश है ना, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का राजधानी बनाया जाता है, राजधानी, 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 इसमें लिखेंगे राजधानी, राज, राजधानी जो है ना लाहौर बात है, कहाँ, लाहौर बनाया, राजधानी लाहौर बनाया, कोई दिक्कत। अब यह सेना के अगर मुख्य, गुलाम वंश के सेना के अगर मुख्यालय बोलते हैं, कि सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, या सेना का मुख्यालय, सेना का मुख्यालय, अगर सेना का मुख्यालय बोलेंगे तो इंद्रप्रस्थ, 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 जिसको दिल्ली बोला जाता है, अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है इसको, इंद्रप्रस्थ को, तो दिल्ली, या दिल्ली का प्राचीन नाम ही क्या है, इंद्रप्रस्थ है। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने। अब ध्यान से सुनेंगे, ये ऐबक जो था, ये अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। ऐबक का लगता है ना, कि हमारा जो गुलाम, ऐबक को, ऐबक को लगता है कि अगर हमारे साम्राज्य को किसी से सुरक्षा करना है, या हमारे साम्राज्य को विस्तार करना है, तो बहुते लोगों से भाईचारा बनाकर रखना होगा। जैसे गुलाम, गौरी का गुलाम तो बहुत सारे थे, जिसमें चार गो फेमस थे। वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा था कुबाचा, तीसरा था एलदोज,
और चौथा था आपको बख्तियार खिलजी। चार को जो थे ना बहुत फेमस थे। और कुबाचा एल्दोज को तो अलग अलग क्षेत्र दे दिया गया, काबुल कंधार तरफ। और ये बख्तियार खिलजी तो बिहार और बंगाल की तरफ आ ही गया था। और दिल्ली की तरफ जो था ना, दिल्ली में तो ऐबक था। और ऐबक के डर था ना कि कुबाचा और एल्दोज ये हम पर कभी भी आक्रमण करके साम्राज्य लूट सकते हैं। तो इस तरह कि हम ऐसा करते हैं ना, ऐबक सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक वैवाहिक संबंध कर रहे थे। वैवाहिक संबंध करने का मतलब हम या तो उसके परिवार से अपने परिवार के किसी और से शादी करवा देंगे, नहीं तो हम खुद शादी कर लेंगे, नहीं तो अगला शासक को हमारे परिवार से शादी करवा देंगे। जब दोनों का शादी ब्याह हो जाएगा, भाईचारा बन जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा? लड़ाई झगड़ा होगा नहीं होगा? तो यही क्या रहता है। तो लिखेंगे पॉइंट बनाकर बहादुर लोग कि ऐबक ने दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए, लिखेंगे पॉइंट, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए वैवाहिक संबंध का सहारा लिया। किसका? वैवाहिक, वैवाहिक, वैवाहिक संबंध का क्या लिया? सहारा लिया, है ना? वैवाहिक संबंध निकाल लिया, सहारा लिया। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? और सहारा लिया। वही एक कुवाचा था, कुवाचा, ये भी गौरी की गुलाम था, जिसका नाम था कुवाचा। ये कुवाचा जो हुआ करता है, नसीरुद्दीन कुवाचा से अपनी बहन को विवाह करवा दिया। ये कुवाचा से अपनी बहन को, मतलब जो ऐबक का जो बहन थी, अपनी बहन से शादी करवा दिया। कुवाचा को अपनी बहन, अपनी बहन से क्या करवा दिया? बहन से शादी करा दिया। अब तो कुबाचा शादी करवा दिया गया। अब तो कुबाचा कभी नहीं ऐबक को मारने के लिए चाहेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि हमारे पत्नी साहब का भाई है, तो कभी भी मारना नहीं चाहेगा, कभी भी झगड़ा करना नहीं चाहेगा। कुबाचा से तो निपटारा हो लिया। वही एक और व्यक्ति था जिसका नाम था एलदोज। एलदोज ये भी गौरी की गुलाम था। क्या नाम था? एलदोज। एलदोज नाम था, एलदोज। इसका बारे में बात करते हैं कि एल्दोज के पुत्री से खुद शादी कर लिया। इसकी एल्दोज की, एल्दोज की पुत्री से एवक शादी कर लिया। अब बताइए कि वैवाहिक संबंध हो गया कि नहीं हो गया? विवाह करने की वजह से बहुत निपटारा हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा से बचा गया, बच गया ना, बच गया। कि ये सब घटनाएं ऐबक के साथ देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐबक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐबक के स्थापत्य एक कृतियां, मतलब ऐबक क्या क्या किया अपने साम्राज्य में, है ना? ऐबक क्या क्या किया अपने साम्राज्य में, इसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। तो हेडिंग देंगे बहादुर लोग, ऐबक, ऐबक की स्थापत्य, स्था स्थापत्य, अधप्पा है बहादुर, स्थापत्य, स्थापत्य कृतियां, मतलब ऐबक के द्वारा क्या क्या बनाया गया साम्राज्य में, है ना? क्या क्या योगदान है ऐबक के, कुल मिला के यही पढ़ना हम लोग चाहते हैं। तो पहली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कहाँ है बहादुर लोग? अब कमेंट कमेंट करके बताइए। अब कमेंट करने का आपका समय आ गया। पिछले क्लास में तो आप लोग बहुत अच्छा अच्छा जवाब दे रहे थे। चलिए, कुतुब मीनार कहाँ पर है इसके बारे में तो बताइए कोई। कुतुब मीनार कहाँ पर है? फटाफट, कुतुब मीनार कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। कुतुब मीनार कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। चलिए, कुतुब मीनार के बारे में आप खुद बताएंगे कुतुब मीनार कहाँ। चलिए ठीक है। तो ये आपको कुतुब मीनार बनाया गया 1194 में, 1194 में। कहीं कहीं 99 रहता है, सॉरी 99 में, 94 करे, 99 ही बनाया गया। कब? 99 में, 99 में बनाया गया। ठीक है। अब किसके पूछता है कुतुब मीनार, कुतुब सी कुतुब मीनार किसके द्वारा, किसके याद में बनाया गया? तो लिख लीजिए बहादुर लोग। तो ख्वाजा, ख्वाजा, खाजा नहीं है, ख्वाजा, ख्वाजा बख्तियार,
बख बख बख्तियार, ख्वाजा बख्तियार, ख्वाजा बख्तियार काकी, अल काकी, अल काकी, अल अल लिखा है बहादुर लोग, अल काकी की याद में। मतलब कि ख्वाजा बख्तियार अल काकी जो हुआ करते हैं, वो ऐबक के गुरु जी थे, गुरु जी। और गुरु जी के याद में ये बनाया गया, आपको क्या, कुतुब मीनार बनाया गया है। अब सवाल पूछता है कि कुतुब मीनार किसके यादगार में बनाया गया है, तो ख्वाजा बख्तियार अल काकी के याद में बनाया गया है ना। अब आपसे अगर पूछ देगा, आप कमेंट करके तो बताए नहीं बहादुर लोग कि कहाँ पर ही है, ये कहाँ पर है, कमेंट करके बताए नहीं। फटाफट कीजिए ना कमेंट, यहाँ पर लिखना है आपको। इसका इसका बारे में अगर बात करते हैं कि कितना मीटर है, तो मीटर में बोलेंगे तो 73.5 मीटर के लगभग है। कितना है? 73.5 मीटर, 73.5 मीटर है। समझ में आ रहा है। और इसमें सीढ़ी के बारे में अगर बात करेंगे, तो लगभग 379 गो सीढ़ी है, 379 गो सीढ़ियाँ है, 379 गो सीढ़ियाँ है। चलिए, कुछ लेकिन का तो आया है आंसर कि कहाँ पर है बहादुर लोग, कहाँ पर है, तो दिल्ली में। कहाँ पर इसका है, तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो दिल्ली में। तो कौन बनाया था, तो ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुब मीनार के सिलसिला के अगर बारे में बात की है, तो चलिए थोड़ा सा इसका और पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ा दे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, जो कुतुब मीनार की बात है ये गया, तो समझा देते हैं। कुतुब मीनार की शुरुआत यहाँ से, कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुब मीनार के ऐसे बनाया गया, तो कुतुब मीनार का शुरुआत ये को जो है से ऐबक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा किया गया, एगो बिल्डिंग किया गया है। शुरुआत किसके द्वारा किया गया? ऐबक के द्वारा। इसके बाद ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, तो इल्तुतमिश आएंगे तो वो और बना देंगे, वो और बना देंगे। कितना बना देंगे? तो वो बना देंगे, एक मिनट, कुछ वो आएंगे तो एक और बना देंगे, दो वो बना दिए कुतुब मीनार, ठीक है, दो गो बना दिए, सॉरी 3 गो बनाएंगे। वो कितना बनाएंगे? 3 गो बनाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, आपको इल्तुतमिश बनाएंगे। कौन बनाएंगे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बना देंगे। इल्तुतमिश लिखा है, ठीक है ना, इल्तुतमिश, कोई दिक्कत, इल्तुतमिश बनाएंगे। और जब एक बार ऐसा समय आता है कि आपको आंधी तूफान तड़का आने की वजह से ये बिल्डिंग हुआ जो है, बिल्डिंग हुआ गिर जाएगा, ऊपर वाला गिर जाएगा। अब गिर जाएगा तो इसके बाद एक और शासक आएगा, तो आपको ये बिल्डिंग हुआ तो बनाबे करेगा, ये बिल्डिंग हुआ तो बनाबे करेगा, एक और अपने नाम खातिर वो बिल्डिंग बना देगा। तो यानी कितने बिल्डिंग बना दिया गया? 2 गो। जो बनाया था 2 गो, जो बनाया था उसको बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसको बोलते हैं? तो फिरोज फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए कितना व्यक्ति का शासक हो, कितना व्यक्ति का हो गया इसमें काम। ऐबक भी इसमें शामिल हो गया, इल्तुतमिश भी शामिल हो गया, और कौन शामिल हो गया? तो आपको फिरोज शाह तुगलक। जब हम लोग गुलाम वंश के बाद तुगलक से पहले खिलजी वंश पढ़ेंगे, तो खिलजी वंश में एक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये जो गोलो गोलो बाउंड्री है ना, बाउंड्री परिसर जिसको बोलते हैं, परिसर, ये परिसर, यह मेन गेट है, तो इसका निर्माण किया गया था। आपसे पूछेगा कि कुतुब मीनार का जो परिसर है, इस परिसर का निर्माण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए कि एक मंदिर में कितने शासक के सहयोग हो गया? तो 4 शासक के बारे में हम लोग को बात करता है। कितने शासक के? 4 शासक के, तो याद होना चाहिए। ये जो आपको परिसर दिख रहा है, गोल बाउंड्री मार रहा है, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है। जबकि प्रथम मंजिल बनाया गया, जबकि प्रथम बनाया गया ऐबक के द्वारा, दूसरा और तीसरा चौथा जो है ना, इल्तुतमिश। लेकिन चौथा जो है से टूट के गिर जाता है, टूट के गिरा तो फिरोज शाह तुगलक उसको तो उठावे किया, साथ साथ ये गाँव अपने याद के लिए, अपने इतिहास में नाम कमाने के लिए उसको बना दिया। आपको समझ में आ गया कि कुतुब मीनार के कितना, कौन, किसका किसका योगदान है, कब कब योगदान है ना। और सबके बारे में पूछता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। ये चारों को छोड़ के जो भी होगा वो शामिल इसके साथ में नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब आइए, ऐबक के द्वारा एक और चीज बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग मस्जिद के बारे में।
तो आइए ऊपर लिखते हैं दूसरा के बारे में। दूसरी लिखेंगे कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुबत उल इस्लाम मस्जिद। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी कहाँ है बहादुर? ये भी है दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में। ये भी कहाँ है? दिल्ली में। इसके बारे में आता है कि तुर्को, इसके बारे में पॉइंट रख लिखेंगे बहादुर कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहला मस्जिद था। मैं तुर्क के द्वारा बनाया गया भारत में पहला मस्जिद था। पहला मस्जिद था। क्या था बहादुर लोग? तुर्कों के द्वारा तुर्कों के द्वारा बनाई गई भारत में पहला मस्जिद था। लिखो बहादुर लोग कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहला मस्जिद था। इससे पहले कोई मस्जिद नहीं था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है बहादुर लोग? नहीं दिक्कत है। आइए, एक और काम किया था और बहुत फेमस काम किया था। वो भी काम को हम लोग क्यों भूल जाएंगे बहादुर लोग? थोड़ा सा इसको आओ ऊपर करते हैं। तीसरी काम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरी काम एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो था अजमेर में बनाया गया था। कहाँ? अजमेर में बनाया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे कि अजमेर भारत में कौन सा राज्य में पड़ता है? अजमेर भारत में है कि अमेरिका में है कि कहाँ है? मैंने भारत कहाँ पड़ता है? चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो अजमेर भारत में पड़ता है। बताइए कहाँ पर है इससे? अब कमेंट करके बताएंगे कि अजमेर है कहाँ वर्तमान में। वर्तमान में है कहाँ अजमेर? ये बोला जाता है कि जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर बनाता है, यहाँ पर 24वां जैन विष्णु मंदिर था। यहाँ पर जो बहादुर 24वां 24वां जैन विष्णु मंदिर को तोड़कर जैन विष्णु जैन जैन विष्णु जैन विष्णु मंदिर को क्या कहते हैं? जैन विष्णु मंदिर, जैन विष्णु मंदिर को तोड़कर और यहाँ पर ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। जैन विष्णु मंदिर को तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। यहाँ पर और बात किया जाता है कि 2.5 दिन इसको नाम क्यों पड़ा बहादुर लोग? 2.5 दिन, तो यह लगभग 60 घंटा में बना दिया गया था। लगभग लगभग 60 घंटा। 60 घंटा, सॉरी, हाँ 60 घंटा। 60 घंटा में बना दिया गया था। और 60 घंटा को मैं समझ में आया। 60 घंटा तो 24 दूना 48, और हाई आओ आधा जोड़ लीजिए। तो 60 घंटा, लगभग 60 घंटा में इसका किया गया था। ये झोपड़ा को बनाया गया था। इस चलते 2.5 दिन बोला गया। 2.5 दिन इसको किया गया तो बोला गया। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? अगले पॉइंट इसी में एक और लिख लेंगे। यहाँ पर यहाँ पर बहुत फेमस पॉइंट है। लिख लेंगे कि यह एक संस्कृत विद्यालय था। यहाँ पर जो बनाया गया था मंदिर पास, तो यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी था। और उसको भी तोड़ कर मार दिया, उसको भी तोड़ कर फैला दिया, बर्बाद कर दिया। क्या था यहाँ पर? तो संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत विद्यालय था। कोई दिक्कत? आपसे सवाल अगर बात करें, इस संस्कृत विद्यालय जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो चौहान शासक, जो संस्कृत विद्यालय था तो बनाया गया था कि चौहान शासक का नाम लिख लीजिए। विग्रह विग्रहराज विग्रहराज फोर्थ विग्रहराज 4 के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना। यहीं से हरिकेली नामक पर अवलोकन दिखाई देती है। तो हरिकेली के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे विशेष। यहाँ तक आपको समझ में आया? जो स्थलाकृति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, स्थलाकृति, तो देखिए इसमें क्या क्या हम लोग बात की स्थलाकृति में। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सॉरी। देख लीजिए, हम लोग स्थलाकृति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो स्थलाकृति में स्थापित की कृति के बारे में तो पहला बात की है कि ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार बनाया गया।
थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुतुब मीनार के बारे में अच्छा सा वो ढूंढ दिए कि कुतुब मीनार में किसको किसको योगदान है, सब शासक के बारे में उन्होंने लिख दिए, है ना। हालांकि हालांकि इसके समय में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसके समय में जाएंगे तो पढ़ेंगे, इसके समय में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन हमको एक जगह दिखाना जरूरी था, है ना, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। कोई दिक्कत है तो बाद। पहले आप बताइए कि कहानी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कहानी समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए, तब तक आगे बढ़ाते हैं। कमेंट कीजिए, जो नहीं लिखे कॉपी पेस्ट के लिखिए फटाफट, वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं। चलिए, कमेंट नहीं अभी तक आया कि समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे हो समझ, हेडिंग दीजिए, हेडिंग, ऐबक के दो दरबारी, ऐबक के दो दरबार में रहा करते थे, है ना। देखिए ऐबक के दरबार में दो लोग रहा करते थे, है ना। ऐबक के ऐबक के दरबार में दो लोग रहा करते थे, एक है बहादुर हसन निजामी, हसन निजामी, हसन निजामी। कोई दिक्कत, ये हसन निजामी का जो बुक था, आप जानबे करते हैं कि हसन निजामी कौन बुक है। हम शुरुआत में ही बात किए, शुरुआत में बात कर लिए हैं कि ताज उल मसीर, ताज उल मसीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे आप लोग ऐसे कि फक्र ए मुदविर, फक्र ए मुदविर व्यक्ति के नाम है, इसका ये बुक था, इसका ये बुक लिख लेंगे, है ना। तो अल सुजाता ग्रंथ, अल सुजाता, अल अल सुजाता, अल सुजाता ग्रंथ, अल सुजाता ग्रंथ हुआ करता है ना। तो ये सब आपको ऐबक की कहानी था। ऐबक ऐबक का मृत्यु के बारे में अगर बात करेंगे, ऐबक एक दिन चौगान, चौगान मतलब होता है पोलो, जिसको घोड़ा पर सवारी करके दौड़ा जाता है ना। चौगान खेलते समय ऐबक के खेलते समय, चौगान खेलते समय ऐबक घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया। अब सवाल पूछता है कि दिल्ली सल्तनत के कौन है शासक है जो घोड़े से गिर के मृत्यु हो गया। तो 1210 में बहादुर लोग, 1210 में चौगान खेलते समय, चौगान मतलब घोड़ा से खेलते समय, चौगान, चौगान खेलते समय, चौगान या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर, किससे गिरकर, तो घोड़ा से गिरकर, घोड़ा से गिरकर, गिरकर क्या हो गया बहादुर लोग, तो मृत्यु हो गया। क्या हो गया, तो मृत्यु हो गया। घोड़े से गिरे, क्या हो गया इसको, तो मृत्यु हो गया। इसका मकबरा के बारे में बात करते हैं कि मकबरा के बारे में, तो मकबरा, मकबरा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मकबरा को लाहौर, कहाँ, लाहौर। कोई दिक्कत बहादुर लोग, तो मकबरा इसका कहाँ था, तो लाहौर में था। तो बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट कीजिए, तो तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, चलिए अच्छा लगा आप कमेंट किए, तो ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। क्लास कैसा लगता है इसके बारे में आपको बताना ही जरूरी है, ताकि आप बताएंगे तब, जैसे आप क्लास देखें तो लास्ट में आप कमेंट करके बताइए, या शुरुआत में कमेंट करके बताइए कि हाँ क्लास कैसा लगा,
कहानी कैसा लगा। अब बोलेंगे तभी ना हम आगे पढ़ाएंगे, ना तो हमको लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों हम जबरदस्ती इसको खींचते चलेंगे, क्यों इसको जबरदस्ती हम खींचे चलेंगे, है ना। चलते आपको बताना होगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है सर, यस सर, नो सर, जो भी है। समझ में आ रहा है तो यस बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो नो बोलेंगे, या डायरेक्टली बोल दीजिए कि आपका बात को या आपकी कहानी हमको समझ नहीं आ रहा है, तो अगले क्लास में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलते आप क्लास देखते हुए आपको उधर से फिर फीडबैक देना होगा, बताना होगा कि हाँ अच्छा है खराब है। और क्लास अच्छा लगा तो आप धैर्य रहेगी, क्लास को लाइक करना पड़ता है, और अगर ज्यादा ज्यादा है तो अपने दोस्त के पास शेयर करने पड़ता है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं कहानी को। देखिए, जब लाहौर में इसका मकबरा बनाया जाता है ना, तो अगला शासक के बारे में बात करेंगे अब। जैसे राजा साहब मर गए, तो राजा साहब की मृत्यु होता है ना, तो अगला शासक इसी का पुत्र जो है, जिसका नाम है आराम शाह, गद्दी पे बैठता है, अगला शासक। चलिए, जैसे इसको मृत्यु हुआ तो इसको मृत्यु हुआ, तो अगला शासक कौन बनेगा, अगला शासक, अगला शासक की हेडिंग दीजिए, इसका बोलते हैं आराम शाह, आराम शाह, आराम शाह। देखेंगे ये ज्यादा दिन तक नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी बैठता है ना, फिर भी कुछ दिन खातिर बैठता है, तो लिख सकते हैं 1211 में कौन था, तो ई था बैठा, कोई दिक्कत। जैसे यह गद्दी पे बैठता है, इसके बारे में बोला जाता है कि यह एक आयोग शासक था, यह एक आयोग माने अनपढ़ शासक था, यह आयोग शासक था, है ना, यह एक आयोग शासक था, है ना। और यह एक आयोग शासक था। जब यह गद्दी पर आराम से बैठता है, तो 1211 में ही एक युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं जुड़ का युद्ध, जुड़ का युद्ध, जुड़ का युद्ध, जुड़ का युद्ध देखने के लिए मिलता है। क्या है जुड़ का युद्ध, कि एक शासक, एक व्यक्ति हुआ कर, जिसका नाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। और एक तरफ से आपको देखने को मिलता है आराम शाह, आराम शाह। क्यों यहाँ बनते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये दोनों में भिड़ंत होगा, जिसमें ई बंदा हार जाएगा और ये बंदा क्या होगा, जीतेगा। तो ये जुड़ का युद्ध देखने के लिए क्यों मिल रहा है, देखिए, ऐबक साहब जो है से एक वंश का स्थापना करते, उसका नाम है गुलाम वंश। अब इल्तुतमिश का कहा नाम था ना कि इसमें जो भी राजा, जो भी शासक बनेगा, वो कहीं ना कहीं गुलाम होगा। जैसे, जैसे गौरी का गुलाम कौन था, तो ऐबक था, और ऐबक के गुलाम था आपको इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का भी का नाम सही था कि गुलाम वंश है तो सिर्फ गुलाम में बनेगा, तो यहाँ पर बेटा बेटी के बाद कहाँ से आ गया, आप गद्दी पर क्यों बैठ गए, इसके बारे में बोल रहा है कि आप गद्दी पर क्यों बैठ गए, आप गद्दी पर क्यों बैठ गए, क्योंकि गुलाम वंश है, इसमें तो गुलाम लोग ही, जैसे हम हैं, जैसे हमारे इसी ऐबक साहब थे, गौरी गुलाम था तो वो बैठे, हम है ऐबक के गुलाम तो हम अगला शासक बनेगा ना। यही के देखते हुए भिड़ंत हो गया, और गर्दन जाके मार हो गया। तो ये आराम से इस मैच में हार जाता है, और जीतता कौन है, बहादुर, तो इल्तुतमिश। तो ये जुड़ का युद्ध जो देखने को मिल रहा है, जुड़ का युद्ध कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था बहादुर लोग, तो पंजाब में देखने के लिए मिलता है। इस युद्ध में आराम शाह ने, इस युद्ध में इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित कर देता है, मतलब कि जीत गया ये, हार गया कौन, बहादुर, तो हार गया ये, कोई दिक्कत। हत्या करके गुलाम वंश का अगला शासक कौन बन जाएगा, तो गुलाम वंश का अगला शासक कौन रहेगा, तो गुलाम वंश के अगला शासक इल्तुतमिश हो जाएगा। तो आइए अब इल्तुतमिश की कहानी अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपसे सवाल कहे के मिलेगा कि गुलाम वंश का पहला शासक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का दूसरा शासक, तो बोला था आराम शाह, लगभग 8 से 9 महीने तक रहा था आराम शाह। कौन, तो आराम शाह 8 से 9 महीने तक। फिर उसके बाद कौन आ गए, तो उसके बाद हम हमारे इल्तुतमिश आ गए, कौन आ गए, तो हमारे इल्तुतमिश आ गए। आइए हम लोग अच्छे से और बहुत अच्छे से इल्तुतमिश के बारे में समझते हैं, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इल्तुतमिश के बारे में नहीं पूछा हो, ये हो नहीं सकता है ना। तो आइए हम लोग अच्छे से और बहुत अच्छे से हम समझते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो आप बोलिए कि पहली बात कि आपको समझ में आया कि नहीं,
एबक के बारे में समझ में आया कि नहीं, तो पहले कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको एबक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, जो हम 3-4 को शासक भी बताए, कुतुब मीनार में ये समझ में आ गया, किसके याद में कुतुब मीनार बनाया गया था ये समझ में आ गया है ना। तो भारत तुर्कों का भारत में पहला मस्जिद कौन है ये भी समझ में आना चाहिए, कहाँ है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, तो अजमेर कहाँ है बहादुर, ये भी आप आपसे हम पूछे हैं, आप अभी तक बताए नहीं, जल्दी बताइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में, और वो अच्छे से इल्तुतमिश के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए हेडिंग दीजिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुत आपको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे आपको लिखना चाहिए, इल्तुतमिश लिखा है, मिश। ये आपको 1211 से लेकर 1236 तक लगा दिए बैठता है। कहीं कहीं 10 भी दे देगा, 10 में दे देता है कहीं कहीं। कहीं कि अगर 7-8 महीना के युद्ध बोल देंगे, 7-8 महीना अगर रहा था आराम सा, या उससे कम कहीं का बुक में दिखा दिया, समझ जाइए कि आपको 10 से दिया है, कोई दिक्कत। आप 10 से भी बोल सकते हैं, 11 से भी बोल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेट के बारे में मेंशन नहीं करता है। लेकिन ये बात तो होता है कि गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, दूसरा शासक कौन था, तीसरा शासक कौन था, ऐसे आप बता सकते हैं, है ना। तो पहले पॉइंट इस लिखिए बहादुर लोग, पहले पॉइंट कि अगर पहले पॉइंट लिखेंगे कि यह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ये जो था, ये ऐबक के गुलाम और क्या था, दामाद था, गुलाम भी था बेचारा और दामाद भी था। तो लिखेंगे पहले पॉइंट कि यह ऐबक का ये ऐबक का गुलाम, ऐबक का गुलाम एंड क्या था, दामाद था, दामाद, गुलाम भी था दामाद, क्या कि गुलाम से भी शादी करवा दी अपनी बेटी के, तो दामाद हो गया, है ना, दामाद हो गया। शादी नहीं करवाता तो गुलाम में रहता सिर्फ, कि बेटी से शादी करवा दिया तो गुलाम हो गया, गुलाम के साथ दामाद हो गया। इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। दूसरी पॉइंट के बहादुर, इल्तुतमिश को ही, इल्तुतमिश को ही लिखिए फटाफट, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इल्तुतमिश को ही, लिखिए लिखिए, सुनना नहीं है, लिखना है, यहाँ पे लिखिए, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। दूसरी सवाल पूछ जाएगा, यह कौन सा वंश से संबंधित था, मतलब कि खानदानी वंश कौन सा था। ये तो गुलाम वंश में शासक है, लेकिन इससे पहले से खानदानी वंश कौन सा है, तो पूछ देता है बहादुर, तो शमसी वंश से था। पहले कौन सा वंश में था, तो शमसी वंश में था। अब कौन सा वंश में आ गया, तो गुलाम वंश में था। लिख लीजिए कि अब यह मतलब इल्तुतमिश पहले शमसी वंश से संबंधित था, शमसी वंश से संबंधित था। अच्छा लिख लिया। अगले पॉइंट, अगले पॉइंट, ये गुलाम जो था, ये गुलाम इल्तुतमिश से बोला जाता है कि ऐबक के द्वारा इस बंदा को खरीदा गया था। ऐबक के द्वारा इसे 1 लाख रुपए, 1 लाख जीतल में खरीदा था। ऐबक, ऐबक ने, ऐबक ने इसे 1 लाख, 1 लाख जीतल, जीतल में का किया था, तो खरीदा था। 1 लाख जीतल में खरीदा था, 1 लाख जीतल में खरीदा था, कोई दिक्कत। इसे, इसे बहुत सा उपाधि भी है, मतलब अब ऐबक जो है ना, ऐबक यहाँ पर देखेंगे बहादुर लोग कि ऐबक जो है, ऐबक, ऐबक इसको बहुत कुछ पद भी देता है।
इसे आपको इसे ऐबक ऐबक जो है से ऐबक इल्तुतमिश को सर ए जहादर को उपाधि देता है। जहादर सवाल पूछता है कि जहादर को उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। उपाधि उपाधि बोले पद, जहादर का पद दिया गया था, पद दिया। और जहादर का मतलब क्या होता है। जहादर का पद दिया गया बहादुर लोग, इसका मतलब क्वेश्चन में लिख लीजिए अंगरक्षकों का प्रधान। क्वेश्चन में लिख लीजिए अंगरक्षकों का प्रधान। अंगरक्षकों का प्रधान क्या होता है। सर ए जहादर का मतलब सर ए जहादरी जो है। सर ए जहादर का मतलब होता है अंगरक्षक, अंगरक्षकों का प्रधान। ठीक ना। दूसरी और देता है ये पद, बड़ी सब पद इसको मिलता है। दूसरी बार और देता है, दूसरी बार एबके के द्वारा दिया गया था कि अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार, शिकार। इसका मतलब क्वेश्चन लिख लीजिए मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। मैनेजर के रूप में, किसके रूप में, तो मैनेजर लिख लीजिए क्वेश्चन में, मैनेजर के रूप में काम करता था। लिखेंगे मैनेजर के रूप में काम करता था। क्या कर रहा था, मैनेजर के रूप में काम करता था। ऐबक के द्वारा सब किसको दिया गया है, इल्तुतमिश को। एक और दिया था ये एक और दिया था बहादुर, तो वो भी लिख लीजिए तीसरा। तो ग्वालियर का सूबेदार बनाया था। कहाँ आया था, तो ग्वालियर, ग्वालियर का सूबेदार बनाया था। सूबेदार, ग्वालियर का सूबेदार बनाया गया था। चौथी बार भी लिख लीजिए बहादुर, ये तीसरी बार हो गया। ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी बार लिख लीजिए क्या वो बनाता है, तो बदायूं का सूबेदार। कहाँ के, तो बदायूं का सूबेदार, बदायूं का सूबेदार, सूबेदार बनाया गया है। गौरी ने इसको उपाधि क्या देता है, गौरी ने उपाधि दिया था, इसे तो पद दिया गया था, पोस्ट दिया गया था। और गौरी जो है, गौरी हम बताए थे कि जब 1205 में जब गौरी वापस जाता है गजनी, तो राजस्थान में खोखर लोग बना कर मार देते हैं, जो पिटाई हो जाता है ना। तो गौरी घायल हो जाता है। तो गौरी को टांग के लेके गया था राजस्थान से गोवा, मतलब गोवा कर रहे राजस्थान से अफगानिस्तान। टांग के कहने का मतलब पीठ पर नहीं, गाड़ी में बिठाकर, मालगाड़ी पर ही बिठा बैलगाड़ी पर, लेकिन टांग के ले जाने की वजह से गौरी से, गौरी ऐबक नहीं बोल रहे हैं हम, गौरी ऐबक नहीं, गौरी जो है, गौरी, गौरी के द्वारा इसे अमीर, अमीर उल उपाधि है, अमीर उल, अमीर उल उमरा उपाधि दिया था। उमरा उपाधि दिया था। कहा दिया था, उपाधि दिया। उपाधि, जैसे आप लोग को हम कौन सा उपाधि दिए हैं बहादुर लोग, कमेंट करके बताइए। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कौन सा उपाधि आप लोग को दिया है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा उपाधि दिए है ना। इसके बारे में बोला जाता है कि बगदाद के खलीफा अल अदीर बिलाह ने सुल्तान ए आजम को उपाधि दिया था। इसी के बारे में, किसको, ऐबक को ही उपाधि मिला था। यही उपाधि की वजह से इसे बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। तो बगदाद का जो खलीफा हुआ करता है, खलीफा, खलीफा के मतलब जानने करते हैं कि इस्लाम धर्म का रक्षक जो है खलीफा। खलीफा का जो नाम है बहादुर, वो नाम लिख लीजिए, यही नाम आपको मिलेगा कि अल आदिर विला, अल आदिर विला, इसके द्वारा बहादुर उपाधि दिया है क्या, इसको बोलते हैं कि सुल्तान ए आजम, सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान ए आजम, ए आजम को उपाधि दिया गया, सुल्तान ए आजम की उपाधि। अगर पूछ दिया कब दिया गया था, तो लिख लीजिए 1229 में दिया गया था। कब दिया गया था बहादुर लोग, 1229 में दिया गया था। तो ये सब अभी हम परिचय देख रहे थे इल्तुतमिश का, है ना। ये सब हम लोग क्या देख रहे थे, तो परिचय देख रहे थे। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, ये सब भी हम लोग परिचय देख रहे थे।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? इसी के बारे में बता दिए कि भारत की वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। भारत का प्रथम सुल्तान को उपाधि धारने वाला ही था व्यक्ति। भारत में भारत में बगदाद ए खलीफा से उपाधि धारण करने वाला ही पहला व्यक्ति था। क्योंकि उससे पहले कोई उपाधि तो लिया भी नहीं। उपाधि उसको मिला तो बगदाद के खलीफा के द्वारा मिला है। और खलीफा के नाम क्या था बहादुर? खलीफा के नाम वो क्या था तो देख लीजिए, यही खलीफा के नाम था कि अल आदिर बिल्लाह, सुल्तान ए आजम को उपाधि दिया था, है ना? ये भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। अगर पूछेगा ना कि भारत का प्रथम सुल्तान, तो यही हो गया इल्तुतमिश। और अंतिम सुल्तान बोलेगा तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जब लोदी वंश पढ़ेंगे ना तो इब्राहिम लोदी जो बाबर हराएगा। तो देखो क्यों उसको अंतिम बोलते हैं, क्योंकि बाबर के बाद सुल्तान नहीं बादशाह उपाधि मिलता था। बाबर मुगल सुल्तान किसी को नहीं बोला गया। मुगल सल्तनत में सबको बोला गया बादशाह बोला गया। लेकिन दिल्ली सल्तनत में प्रथम है यही इल्तुतमिश, और अंतिम है इब्राहिम लोदी। क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद फिर आया था मुगल सल्तनत आ जाता है ना? कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जब 1215 में देखते हैं, 1215 में, अभी हम पीछे क्लास में बताए थे कि एल्दोज के बारे में बात किए थे। 1215 लिखेंगे। 1215 में लिखेंगे तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन तराइन का तराइन का तृतीय युद्ध या तीसरा युद्ध समझ आना। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में होता है? तो ये होता है इल्तुतमिश इल्तुत इल्तुतमिश एक है एल्दोज। अभी अब सवाल आया कि एल्दोज तो भाई संधि करवा लिया गया था। तो देखेंगे एल्दोज। हाँ, ऐबक जो था ना, ऐबक वैवाहिक संबंध बना के इसको बहन से शादी कर लिया था, है ना? एल्दोज। लेकिन एल्दोज के का नाम था कि बाबू इल्तुतमिश, आप शासक नहीं बनेंगे, शासक हम बनेंगे। तो बोलते कैसे? तो बोलते हैं कि देखो, गौरी का गुलाम था ऐबक, और गौरी के गुलाम हम भी थे। गौरी का गुलाम कुवाचा भी है, गौरी का गुलाम बख्तियार खिलजी भी है। तो पहले हम लोग बनेंगे, हम लोग के बाद जो हम लोग गुलाम है वो बनेगा। ना कि आप ऐबक के बाद अब बनेंगे, पहले हम लोग बनेंगे, हम लोग के बाद आप लोग आएंगे। क्योंकि हम लोग गौरे के गुलाम है, आप लोग मेरा गुलाम है। कहते आप अभी नहीं बनेंगे, पहले हम लोग बनेंगे। तो इल्तुतमिश कहते हैं कि ऐसे ऐसा बात है, जो होगा सब कीजिए, हम नहीं बनेंगे, हम आपको पद नहीं छोड़ेंगे। यही बीच में बहादुर इसको में युद्ध रहता है, जिसको हम बोलते हैं तराइन का तीसरा युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध के बारे में आप लोग को पता होगा, तराइन का दूसरा युद्ध के बारे में पता होगा, और आज कौन का पता चल गया? तराइन का तीसरा युद्ध के बारे में पता चल गया। तो चलिए, आप बगल में कमेंट करके बताइए ना कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, प्रथम युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, और तीसरा तो आपको सामने देखिए रहा है 1215 में। तो दोनों कमेंट करके बताइए कि पहला युद्ध कब हुआ और दूसरा युद्ध कब हुआ। और अगर ज्यादा जानकारी है या याद है, पिछले क्लास में बताए थे कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, इन दोनों आप कमेंट करके बताइए। तब हम जानेंगे कि हाँ, मेरा पढ़ाया हुआ आपको दिमाग में रहता है ना? तब हमको अपने आप में गर्व होगा कि हम जो पढ़ाते हैं वो आप याद करते हैं। तो हम पढ़ाते जा रहे हैं, हम लिखवाते जा रहे हैं, आप प्रेम से लिखते जा रहे हैं, तो इससे मजा तो नहीं आएगा। ऐसे मजा हमारे पास नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना बहादुर लोग? ऐसे हमारे पास मजा नहीं आएगा। चलिए एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी ध्यान से सुनेंगे। क्या कहानी सुनाते हैं, तो उस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, है ना? चलिए कहानी को ध्यान से सुनेंगे। पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसके बाद कहानी को लास्ट में सुनाएंगे, या अभी ये कहानी बोले सुना देते हैं। चलिए सुनाते हैं कहानी। थोड़ा सा आगे कहानी सुनाए थे पहले ही। फिर एक
1221 की कहानी है। 1221 की कहानी है। ध्यान से सुनेंगे। जब इल्तुतमिश राज कर रहा था तो एक तरफ मंगोल का एक शासक है जिसका नाम है चंगेज खां। चंगेज खां है ना। चंगेज खां का एक दुश्मन था जिसको नाम था चंगेज खां का एक दुश्मन था जिसको नाम था मंगमरनी। जलालुद्दीन मंगमरनी। मंग मरनी क्या नाम था? जलालुद्दीन मंगमरनी। ध्यान से सुनेंगे। अभी दोनों बीच में कहां से कहानी में आ गया तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। देखो ध्यान से समझना कैसे ट्विस्ट कहानी में लाते हैं इसे। चलिए देखेंगे। ये जो है चंगेज खां के बारे में आप देखना चाहते हैं। चंगेज खां के बारे में बोला जाता है कि ये था आपको मंगोल का शासक था। कहाँ का शासक था बहादुर लोग? तो लिख लेंगे मंगोल का शासक। मंगोल जो अभी मंगोलिया पढ़ते हैं ना, मंगोल मंगोलिया चीन के बगल में है। मंगोलिया नीचे है चीन से। तो वहीं का ये मंगोल शासक था। इसका वास्तविक नाम था चंगेज खाको, तैमुजिन नाम था। क्या नाम था? चंगेज खाको। लिखेंगे बहादुर, लिखो कॉपी पर, क्योंकि पूछा गया था सवाल है कि चंगेज खा का वास्तविक नाम क्या था? तैमुजिन। बोला जाता है कि चंगेज खा, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि चंगेज खा के भाई को हत्या कर दिया था मंगमरनी। मंगमरनी जलालुद्दीन मंगमरनी। और इसी के पीछा करते हुए ये भाग गया, इसी के पीछा करते हुए भारत की तरफ आ गए। और कुछ इतिहासकार यही बोलते हैं कि इसका पीछा तो किया, ये बात सही है, लेकिन भाई को हत्या करने से नहीं। ये मंगमरनी जो है, ये मंगमरनी को चंगेज खा के बहन से बेपनाह मोहब्बत था। जैसे बेपनाह मोहब्बत का मतलब तो आपको समझ में आता होगा क्योंकि आप समझदार हैं। तो मंगमरनी जो था ना, चंगेज खा के बहन से बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन चंगेज खा को इस बात को इस बात से वो इनकार करता था कि नहीं। इस बात से वो गुस्सा करता था कि हमारे बहन तो कोई कोई बंदा आंख उठा कर नहीं देखे, नहीं देख सकता है। अब यह बात पता चल गया चंगेज खा को कि मंगमरनी से हमारे बहन से बेपनाह मोहब्बत करता है। चंगेज खा बोला कि आज तो साले को हम तो काट देंगे, काट देंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। अब मंगमरनी के पता चला कि हमारे जो होने वाले साले जी हैं वो तो हमको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अब अब वहां से भागना शुरू कर दिया मंगमरनी। चंगेज खां इतना कट्टर शासक था ना, थोड़ा सा आगे बताते हैं कहानी। चंगेज खां बहुत, दुनिया का सबसे, एशिया का सबसे कट्टर शासक में आता था। सबसे खराब शासक में आता है चंगेज खां, है ना। सबसे विशाल शासक में आता है चंगेज खां। तो मंगमरनी के पीछा करते 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 आपको अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में, आपको पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ गया, पंजाब प्रांत वाला बॉर्डर पर आ गया, सीमावर्ती क्षेत्र पर आ गया। मंगमरनी तो पीछा के, मंगमरनी तो भागते भागते, ये मंगमरनी जो है ये भाग रहा है, अभी को नहीं खदेड़ रहा है, ये अपने सेना के साथ ये भी भाग रहा है। और भाग के भारत में आ गया। और भारत में आ गया। और उस समय 1221 में शासक कौन है बहादुर लोग? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के समय में मंगमानी भारत में आ गया। अब आके शरण मांगना शुरू कर दिया कि राजा साहब हमको शरण दीजिए, तो हमारे चंगेज खां मार देगा। और चंगेज खां भी इतना समझदार शासक था कि बिना परमिशन के किसी को सीमा में जा नहीं सकता, किसी को बॉर्डर के अंदर जा नहीं सकता है, किसी का क्षेत्र के अंदर जा नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? वो जान रहा है कि हम अचानक किसी के क्षेत्र में चल जाएंगे ना तो हमको झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। हम वास्तव में आए हैं मंगमरनी के मारने, तो हम सबसे कहा है ना, सबसे युद्ध करेंगे, हमको मतलब नहीं है। तो बॉर्डर पर से, सीमा पर ही बैठे हुए, सीमावर्ती क्षेत्र से ही चंगेज खां एक लेटर लिखता है भारत के शासक के पास। तो उस समय शासक कौन है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के पास नोटिस भेजा कि अगर मंगमरनी की आप मदद किए तो हम आपका सल्तनत को नामे नातुब खत्म कर देंगे, है ना, आपको नाम निशान खत्म कर देंगे। क्योंकि बहुत विशाल शासक था। सही बात है। अगर मंगमरनी का अगर मंगमरनी का मदद कर देता है इल्तुतमिश ना, तो आज हम लोग गुलाम वंश इसे कोई वंश नहीं पढ़ते, कुछ और। अभी अभी हम लोग चंगेज खा के वो वंशज के पढ़ते, चंगेज खा के बारे में पढ़ते। लेकिन चंगेज खा को से लड़ाई किया नहीं, लड़ाई लिया नहीं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को लगा ना कि मंगमरनी हमारा है कौन, न जान न पहचान, इसके वजह से हम अपने पूरे साम्राज्य पर आंच नहीं आने देंगे।
इल्तुतमिश बोल दिया मंगमाने के कि सॉरी। जैसे कोई भी व्यक्ति सॉरी बोल के तो निकल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अगर आपको बोल देगा ना कि सॉरी, तो आप टेंशन से मर जाइएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब तबे सॉरी बोलते हैं जब उनको बस से बाहर हो जाता है। तो सब सब जगह सॉरी का महत्व भी अलग अलग है ना। कभी कभी तो हम लोग अपने एक चिमटा मार के सॉरी बोल देते हैं, गाली दे के सॉरी बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए चंगेज खा या मंगमाने से कौन सॉरी बोल दिया? इल्तुतमिश। इसी डॉक्टर साहब अगर आपको सॉरी बोल देंगे तो आप समझ जाइए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर चंगेज खा इल्तुतमिश मंगमनी की मदद नहीं किए, और इल्तुतमिश इसको भगा दिए मंगमनी के। चंगेज खा तो शांतिपूर्वक मंगमनी को जाके हत्या किया और पुनः वापस लौट गया। इस लड़ाई झगड़ा नहीं किया चंगेज खा। चंगेज खा के इतिहास बोला जाता है कि जब चंगेज खा जब मरने के समय में आ गया था, चंगेज खा अपने सेना से बोला था, जानते क्या बोला था? चंगेज खा सेना से बोला था कि हम अगर मर जाएंगे तो हमको ऐसा जगह पर दफनाना जहां पर लोग को पता न चले कि हमको यहाँ दफनाया गया है। और जानते हैं क्यों ऐसा बोला? वो जानता था चंगेज खान कि अगर हम मर भी जाएंगे ना, तो जनता हमको लाश कबाड़ के मरा हुआ आदमी को भी मारेगा और मारेगा, लाश कबाड़ कबाड़ के मारेगा। क्योंकि इतना एक कट्टर था, इतना कट्टर था कि डर था कि अगर हमको दफनाया जाएगा खुले जगह पर जहाँ लोग जान जाएंगे, तो लोग रात को निकाल के हमको और मारेंगे, मरने के बाद भी मारेंगे। इतना डर था। ये बोल दिया था अपने सेना के चंगेज खान कि हमको दफनाने जाना ना बाबू, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और वापस आते समय सभी सेना को काट देना। मुख्य सेना जो था, मुख्य सेना को बोल दिया था। इस चलते चंगेज खां के बारे में बोला जाता है कि चंगेज खां का मकबरा कहाँ है, कहाँ दफनाया गया है, आज तक किसी को पता नहीं चला। जानते क्यों? क्योंकि बोल दिया था कि हमको किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? समझ में आ गया है कहानी चंगेज खां की? तो आपसे पूछेगा कि चंगेज खां का आगमन भारत की ओर किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। समझ में आया बहादुर लोग? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश के लगना इल्तुतमिश के लगने लगा इल्तुतमिश को लगने लगा ना कि हम तो शासक है, अच्छे का शासक है, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी से डर जा रहे हैं। और ऐसे अचानक कोई भी आके हम पर आक्रमण कर देगा तो हम तो मारे जाएंगे ना। तो यही चलते इल्तुतमिश एक एक पद बनाता है, एक दल बनाता है। उस दल में कुछ सेना को शामिल करता है। हाँ, तो कुछ सेना को शामिल करता है, जिसको जिसको बहादुर क्या बोला जाता है, तो लिख लेंगे। बोला जाता है कि तुर्कान या तुर्क हाँ, तुर्क ए चिहलगान या चिहलगानी, ये चिहलगानी, या इसी को आमतौर पर बोला जाता है कि दल चालीसा। इसी को क्या बोलते हैं? कि दल चालीसा, चालीसा या चालीसा दल बोलते हैं, दल चालीसा या चालीसा दल। कहने का मतलब 40 गो सूबेदार को एक दल बना दिया। तुर्क मतलब सूबेदार को दल बना, 40 गो व्यक्ति का दल बना दिया। तो वो दल आपको अगल बगल घूमते रहेगा, सगरो घूमते रहेगा। बाहर से कोई भी लोग आक्रमण कर रहा है, 40 लोग पहले उससे सामना करेंगे, उसे लड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, ताकि राजा साहब को कोई प्रभाव न पड़े। जैसे जैसे देखो, चंगेज का अचानक आ गया था ना, चंगेज खां से लड़ने के लिए फिर तैयारी करे पड़ता, तब नहीं लड़ते, और अचानक से युद्ध करके हम जीत जाता। चलते दल चालीसा में 40 गो दल का एक संगठन बनाया गया, जिसमें सत्ता पर संवाद को देख रेख करने के लिए बनाया गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत? तो इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा की शुरुआत किया गया था, या उसी को बोलते हैं तुर्कान चिहलगानी के नाम से, उसी को जानते हैं जिसको दल चालीसा बोल रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे बलवन के जमाना में। बलवन के जमाना में बात करेंगे तो यही दल चालीसा को बलवन समाप्त कर देता है। कौन कर देता है? तो दल चालीसा को बलवन, आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि दल चालीसा के समाप्त किया कौन किया था? तो बलवन के द्वारा समाप्त किया गया था। समाप्त, शुरू करने वाला है इल्तुतमिश, समाप्त करने वाला कौन है? तो बलवन।
बलबन के द्वारा क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। तो आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, अपने शासनकाल में क्या क्या कार्य किया गया, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखना बालक लोग। पहला कार्य हेडिंग दीजिए कि कार्य क्या था, क्या क्या कार्य किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा कार्य क्या क्या किया गया, ये ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक ना। इल्तुतमिश के द्वारा कार्य क्या क्या किया गया। पहला कार्य जो आपको पढ़ा चुके कि कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। कुतुब, जैसे हम बताया ना कि इल्तुतमिश जो है से इल्तुतमिश कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक है से उसको निर्माण करता है, नींव डालता है, जबकि कुतुब मीनार का पूरा इल्तुतमिश कर देता है। तो कुतुब मीनार का कार्य पूरा किया गया, ठीक है, कुतुब मीनार को पूरा किया गया, मतलब बना के पूरा किया गया। दूसरी काम के बारे में बात करते हैं तो यही दल चलीसा का निर्माण किया गया, दल चलीसा का निर्माण किया गया। तो तुर्कान ए चहलगानी, चिहलगानी, चिहल गाने, या दल चालीसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दल चालीसा, दल चालीसा बोल सकते हैं, जिसमें जिसमें तुर्क सूबेदार हो, 40 तुर्क सूबेदार हुआ करते हैं, है ना। तीसरा लिख दीजिए, क्या बोलते हैं कि दीवान ए आरिज एक पद का निर्माण करता है, विभाग का, विभाग बोलते हैं क्या चीज, विभाग का। तो दीवान ए आरिज, दीवान ए, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। कॉस्ट में लिखेंगे बहादुर। सेना के देखभाल के लिए एक विभाग था, सेना के देखभाल के लिए क्या था बहादुर लोग, सेना के देखभाल के लिए, सेना के देखभाल के लिए एक विभाग था, सेना के देखभाल के लिए एक विभाग था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चौथा लिख लीजिए बहादुर, जो हम बोल रहे हैं से लिखिए। नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था, पियक्कड़ था, शराबी था, क्या था, शराबी। तो लिख लीजिए नसीरुद्दीन महमूद, कोष्ठ में लिखेंगे बड़ा पुत्र, नसीरुद्दीन महमूद, क्वेश्चन क्या लिखे, बड़ा पुत्र का सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। नसीरुद्दीन महमूद का सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया गया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया गया था। कोष्ठ में लिखे दिल्ली, कहाँ बनाया गया था, तो दिल्ली, कहाँ बनाया गया था बहादुर लोग, तो दिल्ली। अगला लिखेंगे, अगला बहुत फेमस है पांचवा, कि शुद्ध अरबी सिक्का का प्रचलन क्या था, शुद्ध अरबी सिक्का। जैसे पांचवा क्या था, तो शुद्ध अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का, जैसे जैसे बहादुर चांदी, चांदी का टक्का चलाया था, टंका बुलाया था, और तांबे का जितल बनाया था। ये बहुत 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 फेमस पॉइंट है कि चांदी का टक्का, तांबे का जितल किसके द्वारा बनाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग। अगला छठा देखते हैं, तो गौरी के समान में लिखेंगे, गौरी के समान में मौजू ए मदरसा का निर्माण करवाया गया था, मदरसा का निर्माण किया गया था, कहाँ किया गया था बहादुर, दिल्ली में किया गया था, कहाँ किया गया था, तो दिल्ली में किया गया है ना। मतलब गौरी के समान में, गौरी के याद में मोइंजू ए मदरसा का निर्माण किया गया, कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। तो 7वां नंबर लिख लीजिए, नासरी मदरसा का निर्माण करवाया गया, नासरी मदरसा,
लिख लो। बहुत किसकी ऐसे नहीं वास्तविक संस्थापक बोला गया इतिहासकार के द्वारा, ऐसे नहीं बोला गया है, बहुत कुछ किया। क्या लिख रहे बहादुर? तो नासरी नासरी मदरसा, नासरी मदरसा का निर्माण, नासरी मदरसा का निर्माण किया गया। ये भी कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। कहाँ है बहादुर लोग? तो ये भी दिल्ली में ही है ना। अगला लिख लो बहादुर, 8वां नंबर। अतार, अतार किन का दरवाजा बनवाया? अतार किन, अतार किन का दरवाजा, अतार किन का दरवाजा बनाया गया? दरवाजा ये बनाया गया था जोधपुर में। तो बहादुर लोग जोधपुर कहाँ है को बताओ तो, कमेंट करके बताओ तो जोधपुर कहाँ है? जोधपुर कहाँ है बहादुर बताओ तो, जोधपुर कहाँ है बताइए। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तराइन का तीसरा युद्ध भी देख लिए बहादुर कि 1215 में हुआ था। अब पॉइंट बना के लिखेंगे कि 1216 में कुवाचा पर भी आक्रमण, और यह सिंध नदी में कूद गया था और भाग गया था। जैसे ध्यान समझेंगे, जैसे एल्दोस तो 1215 में कर भी किया। अब कुवाचा भी इससे कहता है कि हम भी भाई गुलाम थे गौरी के, तो फिर हम भी बनेंगे, है ना। तो पॉइंट बना के लिख लीजिए कि 1216 में, पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखो बहादुर लोग कि 1216 में कुवाचा पर भी इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया। 1216 में भी कुवाचा पर भी, कुवाचा क्या चीज लिख देते हैं हम, का कुवाचा, कुवाचा पर भी इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया और यह सिंधु नदी में कूद गया, जिसके वजह से मृत्यु हो गया। और यह सिंधु नदी में कूद गया जिसकी वजह से मृत्यु हो गया। किसको? कुवाचा को मृत्यु हुआ है पगलू, इल्तुतमिश मत समझना, है ना। अगले पॉइंट को तो बहादुर ये 1221 वाला लिख लिया ना, 1221, 1221 लिख लिया ना कि चंगेज खा के आगमन, लिख लीजिए। हालांकि लिख लिए होंगे, मुझे पता है चंगेज का आगमन लिख लिए होंगे 1221 में, है ना। लिखिए तो 1229 में, हाँ 1229 में भी लिख लिए होंगे। हाँ लिख लीजिए 1229 में, हालांकि पीछे लिखवा चुके हैं कि ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, है ना। लेकिन लिख लीजिए 1231 लिखिए, 1231, 1231 लिखो बहादुर। इसके बारे में लिखो तो 1231 में ग्वालियर के राजा, 1231 में, 31 में ग्वालियर के राजा, 1231 में ग्वालियर के राजा मंगल देव को पराजित करके ग्वालियर क्षेत्र को ग्वालियर क्षेत्र को गुलाम वंश में मिलाया गया। 1231 में ग्वालियर के राजा मंगल देव, क्या चाहिए? मंगल देव। ग्वालियर का राजा कौन था? तो मंगल देव को पराजित करके दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश में मिलाया गया। कोई दिक्कत? एक और पॉइंट लिखो तो 1230 में जो छूट गया, आगे लिख लो ना, 31 के बाद 30 लिख लो, 31 के बाद नीचे लिखो ना, क्या दिक्कत है? लिखो 1230 में इल्तुतमिश के द्वारा, 1230 में फटाफट, 1230 में इल्तुतमिश के द्वारा बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? लिखिए, फटाफट लिखिए। चलिए एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट के बारे में आता है किसके बारे में, इसका महत्वपूर्ण घटना आ जाता है, कभी कभी पूछ जाता है महत्वपूर्ण घटना। ये आपको दरोगा में पूछा गया सवाल है, दरोगा का पॉइंट है ना। कि अवध में एक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का दबाया गया था, दमन कर गया था, है ना। अवध में एक विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? अवध में
विद्रोह हुआ था। अवध में विद्रोह हुआ था, है ना। अब इस विद्रोह का दमन करने गया था। हाँ, विद्रोह को तो दमन कर देता है। इसका एक और नाम से जाना जाता है कि अवध के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, यही आप पूछा था दरोगा में कि अवध के विद्रोह का क्या नाम जाना जाता है। तो यही लिख लीजिए बहादुर कि पृथु। पृथु विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पृथु। पृथु विद्रोह के नाम से जाना जाता है, विद्रोह के। यही आगे पूछा था दरोगा वाला में कि अवध का इल्तुतमिश जो थे अवध के विद्रोह का दमन करने गए थे, उस अवध के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो पृथु विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पृथु विद्रोह का भी नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? पृथु विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बोला जाता है कि 1236 में, अगला पॉइंट हो तो बहादुर, कि 1236 में इल्तुतमिश एक अभियान यात्रा करके वापस लौट रहा था, इसको मृत्यु हो जाता है 1276 में। 1236 में 1236 में वामियान वामियान अभियान से लौटते समय, अभियान यह है, अभियान से लौटते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ? तो 1236 में। तो क्या इल्तुतमिश खत्म? जी नहीं, अभी भी बाकी है। हेडिंग दीजिए तो इल्तुतमिश की पत्नी। इल्तुतमिश की पत्नी के बारे में पूछता है। तो क्यों इल्तुतमिश की पत्नी के बारे में आ रहा है, इसके बारे में सवाल हमको कहीं ना कहीं मिला होगा, तभी तो चर्चा करें। ऐसा तो मेरे पास फालतू का टाइम है नहीं, आपके पास भी तो और फालतू टाइम नहीं है। इल्तुतमिश का दो पत्नियां थी। कितना पत्नियां थी? दो पत्नी। तो दो पत्नी में, दोनों पत्नी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए बहादुर, इल्तुतमिश दो पत्नी को जब संभाल सकते हैं, तो इधर आदमी तो एगो आदमी एगो पत्नी में भी झंझट रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों में बंदा नहीं है, दोनों आपस में लड़ जाते हैं। चलिए, एक पत्नी का नाम है बहादुर लोग शाह तुर्कान। शाह तुर्कान। क्या नाम है? शाह तुर्कान, है ना। शाह तुर्कान। और एक का नाम है बहादुर तुर्कान खातून। तुर्कान। अगर आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा होगा तो सुन सकते हैं, है ना, सुन के आप लिख सकते हैं। तुर्कान खातून, ठीक है। तुर्कान खातून, इसके बारे में बात करें। इसका दो गो पुत्र हुआ करते हैं। इसका दो पुत्र, एक पुत्र दो पुत्र थे बहादुर इसका। इसका दो पुत्र। एक का नाम है नसरुद्दीन महमूद, जो भी बताया कि मृत्यु हो गई, दरगाह बनाया गया था, है ना, जो शराबी था, ये शराबी नसरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। और एक का नाम था, ये बड़ा पुत्र था, ये बड़ा पुत्र। एक का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनु रुक रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज। थोड़ा नाम टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ा याद तो करना होगा। इसका भी दो गो थे, एक पुत्र था, एक पुत्री था। पुत्री का नाम था रजिया बेगम। क्या नाम था? रजिया बेगम। अब यही बेगम जी आगे सुल्तान बनेंगे। एक नाम था बहराम शाह। बहराम शाह, ये पुरुष है, ये मेल है, ये कौन फीमेल है? ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। बहराम शाह, ये सब समझ में आया बहादुर लोग? ये तो समझ। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नसीरुद्दीन महमूद के बारे में, ये बड़ा पुत्र के बारे में। मतलब कि ये बड़ा पुत्र के बारे में थोड़ा सा देखते, ये बड़ा पुत्र था। इसके बारे में कि यह सुल्तान के जीवन काल में ही बेचारा मदिरा सेवन करने से वजह से मृत्यु हो गया था। मतलब जब सुल्तान था, इल्तुतमिश थे, उस समय ही बेचारा मदिरा, मतलब शराब पीने की वजह से इसका मृत्यु हो गया था। इल्तुतमिश इसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे,
लेकिन बेचारा पहले ही मर गया, है ना। इल्तुतमिश में हम बतावे कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी के याद में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया बहादुर? दिल्ली में बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा गया है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, फिरोज के बारे में। रुकनुद्दीन फिरोज ये 8-9 माह सत्ता को संभालता है और यह अयोग्य शासक होता है, जिसकी वजह से वो गद्दी से भगा दिया जाता है। ठीक है। बिहार, अगला पॉइंट सुनेंगे, चाहे लिख लो। दिल्ली में तुर्क अमीर सरदारों का बोलबाला हुआ करता है। देखिए सही बात है। जब जब ऐबक था ना, ऐबक ऐबक कर रहे हैं इल्तुतमिश, उसमें वहाँ के जो दिल्ली का तुर्क सरदार है, उनका बोलचाल बहुत ज्यादा था, उनका वर्चस्व बहुत अच्छा था, है ना। और जैसे ही इल्तुतमिश का मृत्यु होता है, तो अब यही अपना कमांड में लेना चाहते हैं वहाँ के वहाँ का जो अमीर लोग हैं, तुर्क अमीर सरदार लोग हैं, है ना। तो शाह तुर्कान की मदद से, शाह तुर्कान मतलब कि अपने माता के मदद से ये गद्दी पे बैठल था। अपने माता की मदद से कौन बैठल था गद्दी पर? ये बैठल था। कोई दिक्कत? और एक अभियान में देखिए ध्यान से सुनिए, इल्तुतमिश अपने, ये बेटा तो बेचारा मर गया पहले, है ना। इसको इसको और इसको तीनों को लेकर एक अभियान में गए थे, ट्रेनिंग में गए थे। और ट्रेनिंग में गए थे तो इसमें देखते हैं कि रजिया बेगम है ना, इसका अच्छा खासा ट्रेनिंग में योगदान रहा कि घोषणा कर देते हैं। ये तो बेचारा मर गया, इसका तो नाम एहसान मत लीजिए, मर गया। तो घोषणा कर देते हैं कि अगर हमको मृत्यु हो जाता है, इल्तुतमिश बोलते हैं कि अगर हमको मृत्यु हो जाता है, तो अगला जो शासक बनेगा ना, वो बेगम बनेगी, मतलब रजिया बेगम बनेगी, है ना। रजिया बेगम बनेगी। कोई दिक्कत है बहादुर? रजिया बेगम बनेगी, यह बात कहा जाता है। कोई दिक्कत? रजिया बेगम बनने की बात होता है। लेकिन लेकिन शाह तुर्कान के मदद से कौन बैठ गए थे? यानी कि ये अपने बेटा के बैठा दिया था। तो ये भी अपना चाहता था कि हम बेटा को बैठा, लेकिन बेटा नहीं, कौन बैठना चाहती थी? बेटी, है ना। तो ये जो बेटी हुआ करती है ना, ये आपको एक क्षेत्र में दूसरा जगह रहती है बैठे हुए, ठीक है, दूसरा जगह रहती है। इसको पता चलता है बेगम के कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गया है। हमारा जो कजन भाई है, कजन मतलब ये सतीला सतीला नहीं बोलते, क्या बोल सकते हैं इसको? ये अलग है माता, ये अलग माता है। मतलब कि सतीला, हाँ सतीला भाई जो है, वो गद्दी पे बैठना चाहता है। तो इसको दिमाग में खटक रहा है बहादुर लोग कि नहीं, हमारा पिताजी तो हमसे बोल के गए हैं कि अगला शासक तो आप बनना, है ना। ये क्या करेगी रजिया बेगम? दिल्ली दरबार में, दिल्ली का जो तुर्क अमीर सरदार जो लोग हैं ना, वहां पर ये रजिया बेगम लाल वस्त्र धारण करके और सभी का सभा में चला जाती है, सभी के सभा मीटिंग में बैठ जाती है। और जैसी लाल वस्त्र धारण का मतलब था ना, कि न्याय का प्रतीक था उस समय, कि न्याय मांगने के लिए। तो रजिया बेगम जो है, लाल वस्त्र धारण करके वहां तो गई, वहां गई, ठीक ना। तो गई तो बहादुर लोग, तुर्क सरदार लोग पूछना शुरू कर दिए क्या बात है। तो रजिया बेगम इस बात को रख दी कि नहीं, ये जो हमारा रुकनुद्दीन फिरोज जो है, ये गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो सरदार लोग बोलते हैं, अमीर तुर्क सरदार लोग, क्या बात है भाई, क्यों नहीं बैठेंगे? राजा का बात तो फर्ज बनता है बेटे के बैठने के लिए। लेकिन रजिया बोलती कि नहीं, हमारे पिताजी कह के गए हैं कि अगला शासक तुम बनेगी। तो क्या किया जाता है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज है ना, इसे गद्दी से हटा के अब किसको बैठाया जाएगा? तो रजिया बेगम के बैठाने के बाद किया जाएगा। अगला शासक हम लोग पढ़ेंगे तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बहादुर? तो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में तो बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक है समझने में तो बोलिए। अगला सबसे कौन पढ़ेंगे? तो रजिया सुल्तान। आपको इल्तुतमिश जहाँ पर लिख रहे थे ना, तो वहां पर एक वर्ड लिख सकते हैं कि एकता प्रथा चलाया गया था। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। एकता प्रथा जहाँ पर लिखे तो लिख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि लूटा हुआ धन को, थोड़ा सा कहाँ लिखे थे जी? ऊपर लिखे थे, काम में कहाँ लिखा था? चलिए काम में था, कार्य में ना, तो एक कार्य यहाँ भी लिख लीजिए ना, जिसमें एक और लिख लीजिए, यानी कि इसके कि एकता प्रथा चलाया गया था। एकता प्रथा, एकता प्रथा का मतलब था ना बहादुर,
कि कहीं से हम लोग धन लूटते हैं, तो पहले क्या था ना कि धन लूटे ना, तो कुछ हिस्सा, मान लो कि और शासक आपको देखने के लिए आगे बताएंगे, और शासक, तो मान लो ना बहादुर कि धन लूटे हम, ये धर्म से कुछ, धन में से पहले जो राजा थे ना, इतना आधा आधा हिस्सा बट गया, आधा हिस्सा बट गया। इन्हें वाला जो धन है ना, सब सेना आपस में बांटेंगे, सब सेना बांटेंगे। अब इन्हें वाला जो धन है, इतना सिर्फ राजा रखेगा। तो सेना के कहीं ना कहीं दिमाग में खटकता था, मेहनत तो हम लोग सब करते हैं ज्यादा, और राजा साहब ज्यादा लेते हैं। मेहनत करता है सेना लोग ज्यादा, और पैसा धन ज्यादा कौन लेता है, तो राजा जी लेते हैं। दिमाग में खटकता था। इल्तुतमिश से बहुत समझदार थे कि अगर पूरा सबको मिला जुला कर चलना है ना, तो ऐसा नहीं, इस कानून को कट कीजिए, कानून को कट कीजिए, कट कीजिए। इल्तुतमिश चलाए थे कि पूरा जो धन आएगा ना, ये पूरा धन को, जितना हिस्सा है सब हिस्सा को लोगों में बांट दिया जाएगा, सब में बराबरी बराबरी बांटा जाएगा। न राजा के पास ज्यादा जाएगा, न जनता के पास ज्यादा जाएगा। यही चलते इसको क्या बोलते हैं बहादुर, एकता प्रथा बोलते हैं, है ना। ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो बोलिए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट कीजिए बहादुर लोग। यही था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी, इल्तुतमिश की कहानी। अगर जो भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी होगा, तो आप कमेंट करेंगे, है ना। और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। लेकिन क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए क्या है कि हम आपसे कुछ मांगते नहीं है, सिर्फ इतना कीजिए कि आप कमेंट कीजिए। हाँ, बस इतना बताना होगा, लाइक करना होगा कि हाँ, आप सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, बस और कुछ हम नहीं चाहते। चलिए, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। इससे पहले कुछ है तो आप शेयर कीजिए हमसे। 1 सेकंड का टाइम देते हैं, तब तक हम पानी पीते हैं। आप कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। चलिए बहादुर, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।